अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के बुलेटिन में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे इस बुलेटिन की। सीएम योगी का आज रायबरेली दौरा। जी हां, रायबरेली दौरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बेहद महत्वपूर्ण राणा बेनी माधव सिंह जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। 11:45 पर पहुंचेंगे शहीद चौक। इस वक्त की बड़ी खबर, राणा बेनी की प्रतिमा पर अर्पित करेंगे फूल। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 12 बजे पहुंचेंगे फिरोज गांधी और भाव समर्पण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम योगी का आज रायबरेली का दौरा बेहद महत्वपूर्ण। आपको जानकारी दे राणा बेनी की सिंह जयंती कार्यक्रम में जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 11:45 पर पहुंचेंगे शहीद चौक। जानकारी मिल रही है राणा बेनी की प्रतिमा पर अर्पित करेंगे फूल। तो 12 बजे पहुंचेंगे फिरोज गांधी कॉलेज, भाव समर्पण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सीएम योगी का आज रायबरेली दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राणा बेनी सिंह जयंती कार्यक्रम में आज उपस्थित रहेंगे और 11:45 पर शहीद चौक पहुंचेंगे। राणा बेनी की प्रतिमा पर अर्पित करेंगे फूल। उसके बाद उनका जो कार्यक्रम है 12 बजे फिरोज गांधी कॉलेज पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। भाव समर्पण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बड़ी जानकारी, सीएम योगी का आज रायबरेली का दौरा। राणा बेनी सिंह जयंती कार्यक्रम में जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 11:45 पर शहीद चौक पर जाएंगे और राणा बेनी की प्रतिमा पर अर्पित करेंगे फूल। उसके बाद उनका कार्यक्रम 12 बजे वो फिरोज गांधी कॉलेज पहुंचेंगे, जहां पर भाव समर्पण कार्यक्रम में शिरकत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। सीएम योगी का आज रायबरेली का दौरा कई महीनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राणा बेनी सिंह जयंती कार्यक्रम में जाएंगे मुख्यमंत्री। बड़ी खबर, 11:45 पर शहीद चौक पहुंचेंगे और राणा बेनी की प्रतिमा पर फूल अर्पित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 12 बजे फिरोज गांधी कॉलेज पहुंचेंगे, जहां पर भाव समर्पण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी जानकारी, सीएम योगी का आज रायबरेली का दौरा बेहद महत्वपूर्ण आपको बता रहे हैं। आफ्ताब खान संवाददाता हमारे साथ रायबरेली से सीधे जुड़ गए हैं। आफ्ताब, फिलहाल मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर क्या कुछ तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं और साथ ही उनके कार्यक्रम क्या कुछ रहने वाले हैं आज? बिल्कुल, प्रशासन के द्वारा की गई है। जगह जगह पर फोर्स लगाई गई हुई है और किसी तरह की भी किसी भी अन्य इंसान की यहाँ पर एंट्री को पूरी तरह से बंद कर रखा गया है। और आप देख सकते हैं पीछे यही वो जगह है, यहाँ पर वो मूर्ति लगी हुई है राणा बेनी माधव सिंह जी। यहाँ पर उसके जन्म पुष्प अर्पित करने के लिए खुद स्वयं योगी आदित्यनाथ जी आएंगे और उसके बाद यहाँ पर उनका शहीद चौक पर एक कार्यक्रम होगा, जो कार्यक्रम में वहाँ पर शहीदों को वो श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद ऑडिटोरियम में उनका एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसको लेकर लगभग सभी अधिकारीगण यहाँ पर मौजूद है और लगभग पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है और चप्पे चप्पे पे अपनी नजर बनाए हुए हैं। आफ्ताब, तस्वीरें हमें हमारे दर्शकों को फिलहाल एक बार फिर से दिखाएं, वहां पर किस तरीके की तैयारियां जो है वो वहां पर की गई हैं और हम वो प्रतिमा भी पीछे देख पा रहे हैं जहां पर फूल अर्पित करने पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। कितने बजे तक वो पहुंच रहे हैं वहां पर, अभी इस बारे में भी बताएं और तस्वीरें भी दिखाएं हमारे दर्शकों को। जी देखिए, 11:30 बजे की उनकी टाइमिंग है। यहाँ पर उनका हेलीकॉप्टर यहाँ पर हेलीपैड पर लैंड करेगा और उसके बाद वो पुष्प अर्पित करने के लिए राणा बेनी माधव सिंह की प्रतिमा पे आएंगे। आप देख सकते हैं वो है प्रतिमा जहाँ पर वो यहाँ पर आएंगे देखने के लिए और इसी प्रतिमा पर वो फूल अर्पित करेंगे। और यहाँ पर पूरा प्रशासन मौजूद है और भाजपा के लगभग सारे गणमान्य नेता यहाँ पर मौजूद होंगे और जो समिति है जो ये कार्यक्रम आयोजित कर रही है वो भी यहाँ पर मौजूद होगी। और पल भर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सारे आला अधिकारी सीडीएम या क्या नाम पुलिस अधीक्षक है वो बार-बार इसका मुआयना कर रहे हैं और लगातार इसको देख रहे हैं कि हर चीज पर नजर बनाए हुए है। सीएम का हेलीकॉप्टर कुछ ही लम्हे में यहाँ पर शायद उतर जाए, लैंड हो जाए और उसी तरह सारे जायजा लेने के लिए लगातार अधिकारी भ्रमणशील है और आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि बार-बार ही सारे अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, वो प्रतिमा हम देख पा रहे हैं, राणा बेनी की प्रतिमा, जिस पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। और जानकारी फिलहाल ये भी मिल रही है आफ्ताब की फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज में भी एक कार्यक्रम का आयोजन है, वहां पर भी वो पहुंचेंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। जी बिल्कुल, देखिए वही ऑडिटोरियम है फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज का ही ऑडिटोरियम है जहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहाँ पर समिति ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है जिसमें वो शिरकत करेंगे और आम जनमानस को संबोधित भी करेंगे। इसी कार्यक्रम में वो राणा बेनी माधव सिंह की 218वीं जयंती पर
उनका संबोधन करेंगे और उनके बारे में लोगों को बताएंगे। मुख्यमंत्री के इस दौरे के दौरान कौन कौन मौजूद रहने की जानकारी फिलहाल मिल रही है आफ्ताब? जी देखिए, लगभग जितने भी यहाँ के बड़े नेता हैं, राजनेता हैं और भाजपा के लगभग ज्यादातर जो गणमान्य नेता हैं वो यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। राज्य मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह, वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और भी लोगों को बताया जा रहा है कि उनके पहुंचने की सूचना मिल रही है, जो लखनऊ से यहाँ पर पहुंच रहे हैं और यहाँ के भी ज्यादातर जो नेता है वो यहाँ पर मौजूद है और अधिकारी और भी है जो लगभग सुबह से ही यहाँ पर नजरें गड़ाए बैठे हुए हैं। चलिए, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया और सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिलहाल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। पुलिस बल को हम लोग बेहतरीन अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त बैरक और उनके आवासीय सुविधाओं को उपलब्ध कराने में सफल होंगे और उसी की आज प्रथम चरण यहां पर संपन्न हो रहा है, जिसमें आज 144 परियोजनाओं का लोकार्पण का कार्यक्रम यहां पर संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस बल से मुझे कुछ मुद्दों पर अभी ये भी बात कहनी है कि हमने उत्तर प्रदेश पुलिस बल को वहां पर पहुंचाया है जहां पर वो देश के लिए रूल ऑफ लॉ की जब बात होती है, आज देश के अंदर हर एक जगह एक नाम गूंजता है यूपी के मॉडल के बारे में। कानून व्यवस्था का यूपी का जो मॉडल है, यूपी ने जो कुछ करके दिखाया है वह देश के लिए एक उदाहरण बनता जा रहा है। लेकिन अभी भी हमें इस बात को देखना होगा, हमने तकनीक अपनाया है, हमने पुलिस के आधुनिकीकरण पर ध्यान दिया है, लेकिन हमें इस बात को ध्यान रखना होगा, तकनीक आवश्यक है, लेकिन तकनीक की आवश्यकता के साथ ही मानवीय संवेदना हमारी गायब नहीं होनी चाहिए। इतनी निर्भरता हमारी तकनीक पर नहीं होनी चाहिए। हम तकनीक को संचालित करें, प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन हम तकनीक में ही कैद होकर के न रह जाएं। इस दृष्टि से आज सबसे बड़ी चुनौती हमारी सामने होगी पुलिस की अपरंपरागत छवि को ब्रिटिश पुलिस से हट करके भारतीय पुलिस के रूप में, यूपी पुलिस के रूप में अपनी एक नई छवि को स्थापित करने के सामने हमें नए प्रयास करने होंगे और इसके लिए कुछ थोड़े थोड़े प्रयास हम कर लें, बहुत कुछ हो सकता है। सबसे पहला, ये यूनिफॉर्म की सबसे बड़ी ताकत है आपका अनुशासन, आपकी समयबद्धता, और इस अनुशासन को बनाए रखते हुए अगर हम समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हैं, कोई कारण नहीं कि आम जन के मन में आपके प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव जागृत न हो। हम इस बात को हमेशा देखते हैं कि हर व्यक्ति पुलिस की शिकायत करता है, तो मैं अक्सर बोलता हूं उनसे कि भाई ठीक है, हम पुलिस को वहां से हटा देते हैं। अरे नहीं साहब, ये नहीं करना है। मैं कहता हूं यार देखो, शिकायत भी आप कर रहे हैं, हटाने के लिए भी मना कर रहे हैं। अरे सुरक्षा तो फिर बोलते हैं कि नहीं, सुरक्षा तो वही दे रहे हैं। आखिर कोई कहां कारण है जहां पर अभी भी उस सुरक्षा देने के बावजूद भी व्यक्ति प्रश्न के दायरे में हमें खड़ा करता है? कोई बात तो होगी, कहीं तो कोई कारण होगा, और उन्हीं बातों को चिन्हित करने की आवश्यकता है। आज आपके पास संसाधनों की कमी नहीं है, पुलिस बल की भी कमी नहीं है। मैं देख रहा हूं जिन थानों में पहले 25-30 पुलिस कार्मिक होते थे, आज वहां पे 60, 70, 75 तक पुलिस कार्मिक है। क्षमता लगभग दुगनी हुई है, सुविधाएं बढ़ी हैं, हर प्रकार से शासन ने अपनी सुविधाओं को देना प्रारंभ किया है, कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन कोई कारण तो होगा जो आज भी हमारी छवि को ब्रिटिश पुलिस से भिन्न नहीं कर पा रही है। देश की आजादी के 75 वर्ष इस देश ने अभी हर्षोल्लास के साथ, उत्साह और उमंग के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पूरे देश ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम अपनी उस परंपरागत छवि से हटकर के अपराध और अपराधियों के प्रति जितने सख्त दिखने चाहिए, एक कॉमन मैन के प्रति हम उतने ही संवेदनशील भी दिखाई दें, और इस दिशा से उस छवि को बदलने के लिए और आम नागरिक के मन में एक विश्वास पैदा करने के लिए
थोड़े परिवर्तन और थोड़ी सी हम प्रयास कर लें और हो सकता है। खासतौर पर आपने देखा होगा, एक तो आने वाले किसी व्यक्ति के साथ प्यार से संवाद करना, बातचीत करना। कोई व्यक्ति शिकायत लेके आ रहा है, उसकी शिकायत जायज भी हो सकती है और नाजायज भी हो सकती है। हम उसकी शिकायत को सुने, देखें और फिर मेरिट के आधार पर उसके निस्तारण की कार्रवाई को समयबद्ध तरीके से कर लें। मेरिट हमेशा हमें ध्यान रखना होगा। कोई भी व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश की इस 25 करोड़ की आबादी का है या उत्तर प्रदेश में आने वाला है या उत्तर प्रदेश के अंदर रह रहा है, उस प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है और हमारे माध्यम से उसको सुरक्षा का एहसास करने का भी पूरा अधिकार होना चाहिए। इस दृष्टि से हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके साथ पहले बहुत अच्छे व्यवहार से उसके सामने अपने व्यवहार के माध्यम से उसके मन में एक अच्छी छवि प्रस्तुत करें, फिर मेरिट के आधार पर उस समस्या का निस्तारण करने में अपना योगदान दें। कुछ हम प्रयास करें तो बहुत कुछ परिवर्तित हो सकता है। और खासतौर पर हम देखते हैं अक्सर ट्रैफिक, हमने विगत दिनों कुछ कार्यक्रम चलाए थे कि जितने टैक्सी स्टैंड हैं जिनको फर्जी तरीके से, कुछ गलत तरीके से तत्व घुस करके कहीं पर भी चौराहे पर अवैध वसूली करने लगते हैं, इन सबको हटाओ, सख्ती से रोको। सख्ती की जानी चाहिए इन पे। अवैध टैक्सी स्टैंड को, बस स्टैंड को, किसी प्रकार के अवैध और अनैतिक गतिविधियों को हम रोक सकते हैं। संवाद बनाना पड़ेगा, प्रशासन के साथ संवाद बनाना पड़ेगा। हमारी कार्य पद्धति किसी भी प्रकार की अवैध और अनैतिक गतिविधि के लिए भय पैदा करने वाला होना चाहिए। फुट पेट्रोलिंग, अब इतने पुलिस कार्मिक आज के दिन पर हैं कि हम फुट पेट्रोलिंग अलग अलग दिशा में, अलग अलग समय में कर सकते हैं। PRB 112 का बेहतरीन उपयोग कर सकते हैं। लोगों के मन में एक विश्वास होना चाहिए। मुझे याद है अभी 3 दिन पहले आर्मी से जुड़े हुए एक बहुत सीनियर अधिकारी अपने परिवार के साथ यहां मुझसे मिलने के लिए आए थे। उन्होंने कहा मैं रिटायरमेंट के बाद हम लोग यहीं यूपी में ही रह रहे हैं। मैंने कहा यहां लखनऊ कैसे आए? उन्होंने कहा मैं अपनी कार को स्वयं ड्राइव करके आया। मैंने आश्चर्य व्यक्त किया। मैंने कहा इतनी दूरी आपने तय की है, लखनऊ आए? तो उनकी धर्मपत्नी बोल पड़ी। उन्होंने कहा अब यूपी में हमें डर नहीं लगता, अब हम लोग चल रहे हैं पूरी तरह, कहीं कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि हम लोग जब चले थे सायंकाल और लखनऊ के लिए प्रस्थान किए तो उन्होंने कहा हर चौराहे पर हमें पुलिस कार्मिक दिखाई दिए, कि आपकी PRB 112 दिखाई दी। देखिए पब्लिक के मन में एक विश्वास है। PRB 112 चौराहे पर है, रात्रि के समय उसकी फ्लश लाइट चल रही है। एक कॉमन मैन के लिए वह एक विश्वास है, सुरक्षा का विश्वास। और यही नहीं, एक अपराधी के लिए वह एक भय भी है कि गलत करेगा तो फिर यही बत्ती उसे अंदर भी करवा देगी। एक भय दिखना चाहिए। CBSE बोर्ड की एक बालिका जिसने अभी हाल ही में CBSE बोर्ड की परीक्षा में सेकेंडरी हायर एजुकेशन में उसने टॉप किया है पूरे देश के, ऑल इंडिया टॉपर है वो, यूपी की है, शामली की। वह बेटी मुझे मिलने के लिए आई थी और मिलने के बाद अपने परिवार के साथ आई। उसके बाद जब वापस जा रही थी तो मीडिया के लोग मिल गए। मीडिया के प्रतिनिधियों ने पूछा होगा कि कहां से आए? उन्होंने कहा मैं शामली से आई हूं। आप सोचिए, शामली वही जगह है जहां किराना का पलायन होता था, कांधला में पलायन होता था। जब उससे पूछा गया कि आपको डर नहीं लगता, उन्होंने कहा साहब तो बेटी, अब कहां हम लोगों को भय लगता, अब तो हम लोग बहुत उसके साथ घर के बाहर जा सकते हैं, बाजार जा सकते हैं, स्कूल जा सकते हैं, कहीं कोई भय नहीं है।
यानी सीबीएसई बोर्ड को टॉप करने वाली हाई स्कूल की एक बालिका इस रूप में इतनी बेझिझक अपनी बात को कहती है। ये चीजें दिखती हैं। पुलिस ने कुछ मोर्चों पर काम किया, लेकिन अभी बहुत कुछ किए जाने बाकी है। वर्तमान में युवा पीढ़ी के सामने जो सबसे बड़ी चैलेंज है वह है नशा। नशा के कारोबारी युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और इसलिए नशा के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस बल को अब एक बृहद अभियान छेड़ना होगा। नशा का कारोबारी कोई भी हो, अगर वह अवैध और अनैतिक तरीके से युवा पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए अपनी अनैतिक गतिविधियों को संचालित कर रहा है, हमें उसके खिलाफ कानून की शिकंजे में उसे कैद करते हुए उसको जितनी सख्ती के साथ उनके मंसूबों को ध्वस्त करना होगा, हमें उतनी सख्ती के साथ उसके खिलाफ अपने अभियान को आगे बढ़ाना होगा। और जिससे चाहे वह ड्रग के कारोबारी हो, जहरीली शराब के कारोबारी हो, या कोई भी इस प्रकार के अनैतिक और अवैध गतिविधि में लिप्त जो अपनी पूरी युवा पीढ़ी के खिलाफ एक षड्यंत्र कर रहे हो, या अपने आप में एक राष्ट्रीय अपराध है, उस अपराध और ऐसे अपराधियों के खिलाफ हमारी एक नई मुहिम प्रारंभ हुई है और इस मुहिम में उत्तर प्रदेश पुलिस बल को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़कर के कार्य करना होगा, क्योंकि यह देश को बचाने की एक मुहिम होगी। आज हमारी सबसे बड़ी ताकत देश के अंदर हमारा यूथ है। सबसे बड़ी आबादी यूपी में निवास करती है और हम गर्व के साथ कहते हैं कि हमारे पास देश का सबसे अच्छा यूथ है, सबसे जुझारू यूथ है। इस युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए हमें किसी माफिया और किसी भी ऐसे अपराधी को कोई छूट नहीं देनी चाहिए जो युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि विगत 5 वर्ष के अंदर जिन कार्यक्रमों को लेकर के यूपी पुलिस बढ़ी है, उन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के साथ ही हम प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित करने के शासन की इस मंशा के अनुरूप अपने कार्य पद्धति को आगे बढ़ाएंगे। पुलिस कार्मिकों को दी जाने वाली इन सुविधाओं को और बेहतरीन करने की दिशा में सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज एक बार फिर से मैं गृह विभाग को प्राप्त होने वाले 144 परियोजनाएं हैं, यानी अभी काफी कम है, अभी तो ये 1/4 है। अभी इससे जो है 2/3 से अधिक 3/4 से अधिक परियोजनाएं ऐसी हैं जिन पर कार्य चल रहा है और हम कर्मिक रूप से उन्हें पूरा करते हुए बेहतरीन सुविधाएं हर एक पुलिस लाइन में, हर एक थाना और पुलिस चौकी में भी उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। मैं एक बार फिर से इन सभी परियोजनाओं को उत्तर प्रदेश पुलिस बल को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत प्रसारण आप यहाँ पर देख रहे थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तेज तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस को और ज्यादा जो व्यवस्थित है वो किया जाए और बड़ी सौगातें जो है उत्तर प्रदेश पुलिस को यहाँ पर दी गई है, उसके बारे में आप सुन रहे थे। बड़ी खबर क्यों करेंगे, बड़ी जानकारी आ रही है वाराणसी से आ रही है, जहां पर ज्ञान व्यापी श्रृंगार गौरी केस में आज फाइनल सुनवाई। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिला जज की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई थी पूरी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, आज सुबह 11:30 बजे होगी केस की सुनवाई। ये बड़ी जानकारी आज आधा घंटा मुस्लिम पक्ष को दिया जाएगा। ये बड़ी खबर आ रही है, आज कोर्ट मामले पर कोई फैसला दे सकती है। ये बड़ी खबर, श्रृंगार गौरी केस में आज फाइनल सुनवाई जो है वो होने जा रही है। जिला जज कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज सुबह 11:30 बजे होगी केस की सुनवाई। तो बड़ी जानकारी, आज आधा घंटा मुस्लिम पक्ष को दिया जाएगा। तो आज कोर्ट अब मामले पर कोई फैसला दे सकती है, ये जानकारी फिलहाल मिल रही है। श्रृंगार गौरी केस में आज फाइनल सुनवाई होने जा रही है और जिला जज कोर्ट में ये सुनवाई पूरी हुई थी। तो आज सुबह 11:30 बजे केस की सुनवाई जो है वो होगी और आज आधा घंटा मुस्लिम पक्ष को दिया जाएगा। तो आज कोर्ट मामले पर कोई फैसला दे सकती है। श्रृंगार गौरी केस में आज फाइनल सुनवाई होने जा रही है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। जिला जज कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई और आज सुबह धर्मेंद्र चौबे वाराणसी से संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। धर्मेंद्र, फिलहाल श्रृंगार गौरी केस में फाइनल सुनवाई आज समझी जाए, क्योंकि आज कोई फैसला आ सकता है कोर्ट द्वारा।
देखिए अंजलि, लगातार जो 711 एक्ट और 1991 वर्षित एक्ट पे लगातार बहस हुई है, उसमें अब 711 एक्ट की बात आ चुकी है। 711 एक्ट मेंटेनेबल है या नहीं, मेंटेनेबिलिटी की जो लड़ाई चल रही थी वो आज मुस्लिम पक्ष की, क्योंकि बहस पूरी कल हो चुकी थी और आज आधे घंटे लगभग मुस्लिम पक्ष बहस करेगा। उसके बाद हिंदू पक्ष की बहस होगी। बहस शुरू होने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन डी.वाई. चंद्रचूड़ द्वारा 84 दिन की दी गई थी, उस डेट में ही जो निर्णय लेना होगा। इसमें मेंटेनेबिलिटी से केस आगे चलेगा या नहीं चलेगा, ये निर्णय कहीं न कहीं संभावना पूरी बनी है कि हो सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज जो हिंदू पक्ष की बहस होगी, क्योंकि कल की जो बहस हुई है काफी तीखी बहस अंजलि हुई और देर तक हुई, करीब 2.5 से 3 घंटे बहस लगातार चलती रही दोनों पक्षों में। और आज आधे घंटे मुस्लिम पक्ष की बहस के बाद लगातार जो हिंदू पक्ष की बहस होगी 2 से 3 घंटे तक, उसमें 711 एक्ट और 1991 वर्षित एक्ट, श्रृंगार गौरी में पूजन अर्चन और जो भगवान विश्वेश्वर विराजमान है उसको लेकर जो याचिका है वो पूरी सुनवाई होगी और उससे क्या निर्णय अदालत में की है कि ये केस क्या मेंटेनेबल होगा कि नहीं, 1991 वर्षित एक्ट एडमिट करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि संवैधानिक तौर पे 1991 वर्षित एक्ट समाप्त कर दिया गया है कि किसी पुराने ढांचे, लेकिन वहीं 711 एक्ट की बात की जाए तो उसमें जो पुराने ढांचे की संरचना होती है, जो उसकी कही जाती है भौगोलिक स्थिति, जब तक नहीं जानी जाएगी तब तक उसकी सुनवाई नहीं की जा सकती, पूरी नहीं होगी या सुनवाई होगी ये तय कोर्ट करेगा। क्योंकि 711 एक्ट मेंटेनेबल अगर होता है तो जो भगवान विश्वेश्वर और श्रृंगार गौरी की पूजन अर्चन की याचिका है, इससे केस कंटिन्यू होगी और इसके बाद पूरी जो सुनवाई होगी वो प्रारंभ हो जाएगी। अंजलि, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र चौबे इस तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है देहरादून से, जहां पर धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक होने जा रही है। जी हां, सुबह 11 बजे मंत्रिमंडल की बैठक होगी। सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक की जाएगी और कई अहम फैसलों पर मोहर लग सकती है। शाम 5:30 बजे होटल सरोवर प्रीमियर में कॉन्क्लेव में भी सीएम धामी हिस्सा लेंगे। तो फिलहाल जानकारी आपको यहां पर दे दें, कई अहम फैसले धामी कैबिनेट में लिए जा सकते हैं और शाम को कॉन्क्लेव में सीएम धामी हिस्सा लेंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, धामी कैबिनेट की आज ये बैठक होने जा रही है, महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। जानकारी दे दें, सुबह 11 बजे यानी अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी और सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। जानकारी आपको यहाँ पर दे दें, सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होगी, कई महत्वपूर्ण फैसले इस बीच लिए जाएंगे। इस बैठक में कई अहम फैसलों पर मोहर लग सकती है और शाम 5:30 बजे होटल सरोवर में कॉन्क्लेव का आयोजन जो है वो हो रहा है। कॉन्क्लेव में सीएम पुष्कर सिंह धामी हिस्सा लेंगे। नवीन शुक्ला संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नवीन, बस कुछ ही देर में धामी कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है। जी, निश्चित तौर पर अब से कुछ ही देर बाद करीब 11 बजे जो है कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है। धामी कैबिनेट की बैठक अहम मानी जा रही है क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली से वापस लौटे हैं, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड को कुछ बड़ी सौगात मिल सकती है। इसके साथ ही कई सारे तमाम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो सकती है उत्तराखंड के विकास को लेकर। इसके साथ ही महिलाओं को जो रोजगार में आरक्षण की बात है उस पर चर्चा हो सकती है। ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं और इसके साथ ही जो सभी कैबिनेट मंत्री हैं वह इस बैठक में शामिल होंगे, अपने अपने विचार रखेंगे और कई प्रस्ताव हैं जिस पर मोहर लगने की संभावना जताई जा रही है। अब से कुछ देर बाद करीब 11 बजे यह बैठक शुरू होने वाली है, काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तमाम सारे मुद्दे हैं। इसके साथ ही अगर राज्य विकास को लेकर बात की जाए, रोजगार को लेकर बात की जाए, ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर आज कैबिनेट में चर्चा हो सकती है और कहीं अहम फैसलों पर मोहर लग सकती है। नवीन, जानकारी ये भी चाहेंगे कैबिनेट की बैठक में, क्योंकि जो आपदा प्रभावित इलाके हैं उनको लेकर भी क्या महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है और साथ ही शाम को एक कॉन्क्लेव का आयोजन है जिसमें हिस्सा लेंगे पुष्कर सिंह धामी। जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से उत्तराखंड में आपदा आई है इसको लेकर लगातार सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार यह कार्य किया जा रहा है कि जो लोग हैं, जो लोग प्रभावित हैं उनके लिए काम किया जा रहा है। इसके साथ ही अगर बात की जाए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, तो उन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों कर्मचारियों को भी निर्देशित किया था कि जो प्रभावित लोग हैं उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो।
और इसके साथ ही अगर हो सकता है यह भी चर्चा हो सकती है कि जो आपदा प्रभावित हैं उन्हें राहत देने की कुछ बात जरूर इस कैबिनेट में की जा सकती है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलग अलग कार्यक्रम लगे हुए हैं, कॉन्क्लेव में वह हिस्सा लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी 11 बजे की जो बैठक होने वाली है, कैबिनेट बैठक, इसे अहम माना जा रहा है क्योंकि उत्तराखंड के विकास को लेकर चर्चा हो सकती है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली से लौटे हैं तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए कुछ सौगात भी मिलने की संभावना जताई जा रही है इस कैबिनेट बैठक में। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन शुक्ला इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बस कुछ ही देर बाद धामी कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी, महत्वपूर्ण फैसले। तो धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक होने जा रही है, कई अहम फैसलों पर मोहर लग सकती है। शाम को एक कॉन्क्लेव है, उसमें भी हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो धामी कैबिनेट की अहम बैठक जिसमें महत्वपूर्ण फैसले राज्य विकास से जुड़े हुए, क्योंकि हाल फिलहाल दिल्ली के दौरे से लौटे हैं पुष्कर सिंह धामी और इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि कुछ बड़ी जो सौगातें हैं केंद्र की तरफ से देवभूमि उत्तराखंड को मिलती दिख सकती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। उत्तर प्रदेश में 13 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। शासन ने देर रात 15 आईपीएस अधिकारियों के भी तबादले कर दिए। प्रतिनियुक्ति से वापस आए डीआईजी अब्दुल हमीद को एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की जिम्मेदारी दी गई है। इस तरह के फोर्स का गठन पहली बार किया गया है। तो 13 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए। यूपी में फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल यहां पर किया गया है और प्रदेश में 13 आईएएस अफसर हैं जिनके तबादले यहां पर किए गए हैं और उनके नाम हम आपको दिखा रहे हैं। अजय द्विवेदी विशेष सचिव एपीएससी शाखा में नियुक्त किए गए हैं। बढ़ेंगे आगे उधर अमेठी। आज अमेठी दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम केशव मौर्य और गौरीगंज में चौपाल अमृत सरोवर का शिलान्यास करेंगे। ये जानकारी आपको यहां पर दे दें, बड़ी जानकारी यहां पर आ रही है। प्राथमिक पाठशाला आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण करेंगे, सामुदायिक शौचालय और पंचायत भवन का निरीक्षण करेंगे और राशन की दुकान और गौशाला का भी जायजा जो है वो लेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज अमेठी दौरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। चौपाल अमृत सरोवर का शिलान्यास आज करेंगे। प्राथमिक पाठशाला आंगनबाड़ी का भी निरीक्षण करेंगे डिप्टी सीएम। पंचायत भवन का निरीक्षण करेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राशन की दुकान गौशाला का भी जायजा लेंगे डिप्टी सीएम। तो आज डिप्टी सीएम केशव मौर्य का अमेठी का दौरा, चौपाल अमृत सरोवर का शिलान्यास करेंगे, प्राथमिक पाठशाला आंगनबाड़ी का निरीक्षण करेंगे, पंचायत भवन का निरीक्षण करेंगे, राशन की दुकान गौशाला का भी जायजा लेंगे डिप्टी सीएम केशव मौर्य। और चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।